अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आपका अपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट का यूज क्या है, ठीक है। इससे डिफेंस में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, सबसे पहले हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसका यूज क्या है, ठीक। इसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब डिटर्मिनेंट का निर्देशांक ज्यामिति में आप क्या यूज देखते हैं, इसका कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसमें आप डिटर्मिनेंट का कैसे यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए, जैसे सपोज करिए कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ए है, ए बी है और ए सी। अगर सपोज करिए कि इसका वर्टिसेस x1 कामा y1, ये लिखा है s2 कामा y2 और ए दिया है s3 कामा y3। मतलब अगर कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस अर्थात निर्देशांक के कोऑर्डिनेट x1 y1 h2 y2 और s3 y3, अगर हम कहें कि इसका क्षेत्रफल आप बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसके अगर हम एरिया की बात करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो आप जानते हैं, तो इसको आप लिखेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या। अब देखिए, अगर आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो इसकी एरिया हमेशा धनात्मक हो। अगर आप इस तरह से इसका वर्टिसेस लेंगे तो एरिया हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर किसी ट्राइंगल की अगर आप एरिया निकालते हैं और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसके वर्टिसेस को एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट कराया, ठीक है जी। चलिए, तो अब इसकी एरिया 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो आप यहां पे लिखेंगे x1 y1 1, फिर ये हो जाएगा आपका h2 y2 1, ये हो जाएगा आपका s3 y3 1 और इसके आगे मॉड लगा, ठीक। तो ठीक है, आप यहां पे देखिए क्या लिखा है कि अगर x1 y1 है, h2 y2 है, s3 y3 है, तो इसकी एरिया डेल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 h2 y2 1 s3 y3 1, ठीक है। चलिए आइए, अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का मतलब वो ये होता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल। द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग वर्टिसेस 8। सपोज करिए कि ए लिखा है, ए आपका बी लिखा है और ए आपका सी लिखा है और ए आपका डी लिखा है। तो अब ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है, आपने कुछ इस टाइप का ड्रॉ किया, ये है आपका ए बी सी है और डी है। इसका कोऑर्डिनेट लिखा है x1 कामा y1, इसका लिखा है h2 कामा y2 और इसका लिखा है S3 कामा y3 और ये लिखा है S4 कामा y4, ठीक। तो अगर आपको इसकी एरिया निकालना है तो आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप किसी एक डायगोनल को आप इसके ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए, ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, एक ट्राइंगल ए और एक ट्राइंगल ए, ठीक। तो अगर हम आपसे यहां पे बात करें क्या कि अगर हम कहें कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो आप कहेंगे ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक।
यानी कि ए बी सी इस एरिया की, इस ट्राइंगल की एरिया, फिर ए सी डी इस ट्राइंगल की एरिया, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी का क्या करेंगे, तो आप जानते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, h2 y2 1, h3 y3 1। अगर एरिया ए सी डी की बात करेंगे तो देखिए x1 y1 1, h2 h3 y3 1, ए y3 1, h4 y4 1 और ये मॉडल लगा दें। ठीक है, तो आपको अगर ट्राइंगल के अलावा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की बात करेगा या सम चतुर्भुज की बात करेगा, समांतर चतुर्भुज की बात करेगा, ठीक है, तो आप इस फार्मूले को, 4 भुजाएं दी हैं तो आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट अर्थात सारणी का एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसी का यूज यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप उसको, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका कैसे आप यूज करके एक ब्यूटीफुल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगर आप लोग यहाँ तक बात को समझ लिए हैं तो आइए कुछ आगे इसके डिस्कस करते हैं। अब कह रहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कह रहा है कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो उसमें आप डिटर्मिनेंट का कैसे यूज करें। ठीक, हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने से, जैसे अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट को मिला के खींचने से ए जो लाइन, यही एक लाइन आपको प्राप्त होगी। ठीक, यही एक लाइन आपको प्राप्त होगी। ठीक, तो यहां से 2 पॉइंट को आप मिला के जब आगे आप खींच देंगे तो यही आपको लाइन ए बी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो आइए तो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हमने कहा कि अगर 2 पॉइंट दिया है, सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आप इन दोनों को मिला के ड्रॉ कर दी, तो इस पर एक वेरिएबल पॉइंट पी चूज कर लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट आपका लिखा है x, y, ए लिखा है h2, y2 और ए लिखा है x1, y1। ठीक, तो अब देखिए ये 3 पॉइंट आपको मिल गए। ठीक, अब ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस है तो इसकी जो एरिया होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी कि x1 या xy पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को चाहे तो आप यहां भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आप इसका कोऑर्डिनेट x, y। आप चूंकि हमको जिसमें इक्वेशन लिखना रहता है जनरली हम लोग उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि x, y 1 और ए हो जाएगा आपका x1, y1 1, ए हो जाएगा h2, y2 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, तो x1 y1 1, h2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है x y1, ये लिखा है x1 y1 1 और ये लिखा है h2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए आइए अब कह रहा है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन। ठीक है, तो इस संरेख होने की स्थिति ठीक, चलिए अब जैसे लिखा है 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। अगर ये संरेख है, मतलब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है,
ये संरेख होंगे। मान लीजिए ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। इन तीनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, इसका h2 कामा y2 है और ये लिखा है आपका s3 कामा y3। ठीक, तो अगर इससे जो एरिया बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल EBC, क्योंकि एक ही लाइन में है तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, ये हो जाएगा आपका h2 y2 1, ये हो जाएगा s3 y3 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि x1 y1 1, h2 y2 1, s3 y3 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 3 पॉइंट दिया है, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है या संरेख है, कोलिनियर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे पॉइंट लिख दिया 2,3, 3,5, P,9, तो हमको कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। ठीक, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रैमर रूल, इससे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका डिफेंस में बहुत ज्यादा रोल है। अब क्रैमर रूल क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग बेसिकली जैसे x y और एक मान लीजिए z, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ठीक, एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी 2 को एलिमिनेट करते हैं, तो फिर अन्य 2 में एक इक्वेशन बनाते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर निकालते हैं। तो इस तरह से हमको काफ़ी टाइम लगता है। इसी चीज़ को क्रैमर साहब ने, एक क्रैमर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक ये बताया कि आप किसी भी इक्वेशन को 3x3, 2x2 का लिखा है, मतलब 3 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है या 5 वेरिएबल है या n वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैमर रूल। तो इसमें एक आता है ना फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें दोनों पक्षों की x या y की जो पावर होती है वो आपस में इक्वल ना हो। ठीक, जैसे हमने लिख दिया आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की भी 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी पावर क्या है 0। तो इसका मतलब कि 1 कभी भी 0 के इक्वल होगा नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अब जैसे देखिए नॉन होमोजीनियस 3 इक्वेशन दिया है। एक आपका लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1z बराबर d1, ये आपका लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, और एक आपका लिखा है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस, असमांगी समीकरण। क्या बोलते हैं, नॉन होमो, असमांगी, असमांगीय समीकरण। ठीक, अब हमको यहां से x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है, कह रहा है d1 अपॉन डी होगा, y बराबर क्या होगा d2 अपॉन डी होगा, z बराबर क्या होगा d3 अपॉन डी होगा। ये बात तब होगी जब d की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल न हो, यानी d डज नॉट इक्वल टू 0। अब d कैसे निकलेगा, d1 कैसे निकलेगा, d2 कैसे निकलेगा, d3 कैसे निकलेगा। अब इसके बारे में आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। देखिए फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि जैसे अब जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि लेट, जैसे हमने मान लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर लिखा है d1, इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z
बराबर लिखा है D2 इक्वेशन सेकेंड एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर लिखा है D3। ये 3 इक्वेशन है। ठीक, तो जो कैपिटल डी होता है प्यारे बच्चों वो आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, यानी A1 B1 C1। फिर लिखा है A2 B2 C2। फिर लिखा है A3 B3 C3। ये हो गया आपका कैपिटल डी। अब देखिए यहां से दो बातें, या तो डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो की इक्वल नहीं होगी, या तो डी की वैल्यू क्या होगी, जीरो की इक्वल होगी। अगर डी की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होगी तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट, और इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एकल हल होंगे, एकल हल होंगे। अब इसमें डिपेंड करेगा, अब हम लोगों को यहाँ पे D1 D2 और D3, अगर इसमें से किसी भी एक की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और इसमें अगर आपका D1 D2 D3 इनकी वैल्यू जीरो है तो हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब इसमें D1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे D1 के लिए, तो D1 का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे आपका लिखा है एक्स वाई, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसकी जगह हम लोग कांस्टेंट लिख दें, यानी कि D1 D2 और ये हो जाएगा D3, ये हो जाएगा B1 B2 B3 और ये हो जाएगा C1 C2 C3, ये हो जाएगा D1। जब D2 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y की जगह आपका कांस्टेंट आ जाएगा। जब D3 की बात करेंगे तो z की जगह आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब इधर देखिए, अब केस यहाँ पे बना है। केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि d डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो दी गई समीकरण के सुसंगत, यानी कि देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट मतलब संगत एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन हो, अर्थात यहाँ से x बराबर D1 अपॉन डी, y बराबर D2 अपॉन डी, z बराबर D3 अपॉन डी। चलिए अब इसमें देखिए दूसरा केस दूसरी, अगर इफ d बराबर जीरो एंड D1 D2 D3 बराबर जीरो, इनका भी मान जीरो है, देन गिवन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, ये हो गया आपका केस सेकेंड। चलिए केस थर्ड क्या हो गया, अभी देखिए केस थर्ड में क्या है कि अगर d बराबर जीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ, कम से कम D1 D2 D3 में से कोई भी अगर एक जीरो के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्ट, असंगत होगा, अर्थात इसका आप हल नहीं निकाल सकते। इनकंसिस्ट दैट इज देयर इज नो सॉल्यूशन, तब इसमें आप एक्स वाई जेड का कोई भी मान नहीं निकाल सकते। अब आइए कुछ क्वेश्चंस है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिखा है 3x3 में, ए इक्वेशन फर्स्ट लिखा है, ए सेकेंड लिखा है और ए थर्ड लिखा है। ये एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो अब देखिए इसका अर्थात यहाँ पे तीन चीजें हैं, या तो एक्स वाई जेड का आप एकल मान एक एक मान निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा हो सकता है एक्स वाई जेड का एक से अधिक मान निकाल सकते हैं। तीसरा एक्स वाई जेड का कोई भी मान नहीं निकाल सकते। निकाल सकने का मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड की एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक एक मान आएंगे जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो एक सॉल्यूशन होगा। हो सकता है एक्स वाई जेड के एक से ज्यादा मान आए जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो एक सॉल्यूशन ही हो जाएगा। एक्स वाई जेड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड, एक इक्वेशन दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकता है
लेकिन तीनों को नहीं कर सकता। जब तक तीनों को नहीं सेटिस्फाइड करेगा तब तक वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हल नहीं होगा। ठीक, चलिए तो अब इसमें देखिए, अभी यहाँ पे देखिए कैपिटल डी, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल डी का मान निकाला, ये क्या है। अब देखिए ये यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, ये कितना हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा -7, ये बराबर हो जाएगा 4, और 4 का मान क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ से हमको इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये जो है ये गलत हो गया। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए 5 दूना के 10, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -7, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग D1 की वैल्यू देखेंगे। D1 का मान देखिए 30 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब इनकंसिस्ट होगा, अर्थात इसका मतलब ये होगा, अर्थात x, y एंड z का कोई भी मान तीनों समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, तो जो दिया हुआ है यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक, चलिए कर फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, ये कह रहा है फॉर होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या करना है, लेटर कंडीशन, जब यहाँ पे कांस्टेंट जो दिया है अगर ये 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन, अर्थात दोनों तरफ x y z की पावर क्या हो जाएगी, सेम। तो अब यहाँ पे देखिए जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी बराबर वही कहानी, यानी कि A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 C2, और ये हो जाएगा A3 B3 C3। यही दो बातें, हो सकता है डी का मान 0 के इक्वल ना हो सकता है डी बराबर 0 हो, ना होगा तो यहाँ से क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर y बराबर z बराबर 0। अगर ये होगा तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर d 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे x y z 0 होगा, जिसको एकल सॉल्यूशन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। जब d बराबर 0 होगा देन देयर हैज इनफाइनाइट मीन नॉन जीरो सॉल्यूशंस, इट आल्सो कॉल्ड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन इफ d बराबर 0। ठीक, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, अगर d का मान 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्राइवियल सॉल्यूशन, अगर d बराबर 0 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक, अब जैसे इस टाइप के देखिए आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो एक बार चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक बार जैसा भी आपको वीडियो लगेगा एक बार आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।